आज है 11 दिसंबर सन 2022 और आज मुनक्किद हुआ है वेस्ट बंगाल टेट। इसमें पूछे गए उर्दू के सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है, इसमें रद्द बदल मुमकिन है। 100% यकीनी के लिए हमें वेस्ट बंगाल टेट की ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करना होगा। सबसे पहले ये पैसेज जो कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में है, इसे हम लोग देखते हैं और इस पे मबनी सवालात को हल करते हैं। मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, सीधे आता हूँ सवालात पे। पहला सवाल है कि प्रेमचंद के अहद से कब्ल मौजू फ़िक्र और फ़न के लिहाज से किसके दामन महदूद थे। तो पैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अफसाने और नावल का जो दामन है वो प्रेमचंद के अहद से पहले मौजू फ़िक्र और फ़न के लिहाज से महदूद था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला सवाल जो है कि प्रेमचंद ने किस अदबी कॉन्फ्रेंस की सदारत की। तो तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी लखनऊ में, उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने सन 1936 में की थी। अगला सवाल कि प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावलों में किन मसाइलों मौज़ूआत को मरकज़ी हैसियत दी। तो मुंशी प्रेमचंद के जो अफसाने हैं और जो नावल हैं उनमें आपको देहाती ज़िंदगी और अवामी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो साफ साफ आपको दिखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। प्रेमचंद का पहला नावल जो है वो कौन सा है। तो असरार माबिद है प्रेमचंद का पहला नावल। और प्रेमचंद का पहला जो अफसानवी मजमूआ है वो सोज़े वतन है, जिसके बारे में आगे पूछा जाएगा। गौदान मुंशी प्रेमचंद का एक अहम नावल है, इसका जो मरकज़ी किरदार है वो होरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमूए को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था। सन 1908 में प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमूआ सोज़े वतन शाया हुआ था, जिसे अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का, और उर्दू का पहला अफसाना इसे तस्लीम किया जाता है। इनमें से कौन प्रेमचंद का हम असर नहीं है। प्रेमचंद के ज़माने के मंटू हैं, कृष्णचंद्र भी हैं, कृष्णचंद्र के अलावा इस्मत चुगताई भी हैं, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश ये प्रेमचंद के बाद के अफसाना निगार हैं। तो हमारा जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे एक नज़्म दी गई है, इसे पढ़ के इससे मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देने हैं। तो नज़्म हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे सवालों पे आते हैं। ये नज़्म किसकी है मैं आगे बताऊंगा। पहले ये बताओ कि नज़्म का उन्वान क्या है। तो इस नज़्म का नाम है कोशिशे नातमाम, और ये नज़्म के खालिक कौन हैं। अल्लामा इकबाल हैं, यानी कि कोशिशे नातमाम अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अख्तर सुबह किस लिए मुज़तरिब है। तो ताबे दवाम के लिए मुस्तरिब है। अख्तर सुबह नज़्म में सीधे सीधे ये बात कही गई है। अगला जो सवाल है उसमें एक मिसरा दिया गया है और ख़ाली जगह दी गई है। ख़ाली जगहों को कौन से लफ्ज़ से भरना ये आपको बताना है। तो यहाँ पे नदियों भरा जाएगा। सोतों को नदियों का शौक़, बहर का नदियों को इश्क। तो यहाँ पे नदियों भरा जाएगा। कुतुब की जमा, तो कुतुब की जमा क्या होगी, कुतुबीन होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। इल्म नजूम से मुराद सितारों का इल्म जो होता है उसे इल्म नजूम कहते हैं। तालीम का तीसरा बुनियादी उन्सुर। यहाँ से पेडागोजी के सवाल शुरू हो रहे हैं। तो तालीम के 3 उन्सुर होते हैं। एक होता है उस्ताद, दूसरा होता है बच्चा, और तीसरा होता है निसाब। ठीक है, तो यहाँ पे जो निसाब है ना, ये तालीम का तीसरा उन्सुर है। मारूज़ी इम्तिहान में तलबा को खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका नहीं मिलता, वो किसकी मश्क से महरूम रह जाते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस बच्चों को करते हैं तो इसमें बच्चे खुल के खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इससे बच्चे खुशखती की मश्क से जो अच्छा लिखना है उसकी प्रैक्टिस से बच्चे महरूम रह जाते हैं, यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पे हमारा सही होना चाहिए।
दफ़ा 350A में किस ज़बान के ज़रिए तालीम देने पर खुसूसी ज़ोर दिया गया है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 350A में ये कहा गया है कि लिसानी अक़लियतों को बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने का हक़ है। जो लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनकी मदर टंग में एजुकेशन हासिल करने का हक़ है, यानी कि मादरी ज़बान हमारा सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वो रोज़नामचा जिसमें कोई मुअल्लिम अपनी क्लास में की जाने वाली सरगर्मियों और मुशाहिदात को दर्ज करता है और उसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मुअल्लिम की डायरी कहते हैं, टीचर की डायरी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए आवाम तक मालूमात को पहुँचाया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम ज़राए इबलाग कहेंगे। ठीक है, मीडिया के ज़रिए भी हम जानकारी को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से यहाँ पे जो ज़राए इबलाग है वो ज़्यादा मुनासिब है। अब हम जो वेस्ट बंगाल टेट है उसकी ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सा वाला जवाब सही माना गया है। चलो, ऐसा सवाल जिसका एक दुरुस्त जवाब हो, जो हकीकत या फैक्ट पर मबनी हो, जिसकी स्कोरिंग वक्त, जगह और शख्स के एतबार से तब्दील न होती हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो मारूज़ी सवालात होते हैं। ठीक है, चलो, तलबा की तहरीरी सलाहियतों को बरूए कार लाने में किसका किरदार अहम है? आप बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा उभारना चाहते हैं, बरूए कार लाना चाहते हैं, तो उसमें कौन सा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा? तो स्कूल की जो मैगज़ीन्स होती हैं, जो मदरसा के रिसाले होते हैं, वो बच्चों की तहरीरी सलाहियतों को बरूए कार लाने में अहम किरदार निभाती हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। किस मुफक्किर के मुताबिक तालीम फ़र्द की सलाहियतों को उजागर करने का अमल है? इससे मुताल्लिक मुझे कन्फ्यूज़न है। सर सैयद अहमद ख़ान मुझे लगता है जवाब होगा। आपके मुताबिक कौन सा जवाब सही है कमेंट में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का जवाब कमेंट में लिखिए। कवायद पढ़ाने का बुनियादी मकसद क्या है? देखो, कवायद हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें। ठीक है, आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना, ये बुनियादी मकसद है कवायद पढ़ाने का, यानी कि ऑप्शन हमारा जो बी है वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ज़बान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस क्या कहलाती है? तो उसे हम सौती तरीका कहते हैं। ठीक है, फोनेटिक्स मेथड होता है जिसमें हम ज़बान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, तो सौती तरीका यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? तो पोर्टफोलियो से टीचर और स्टूडेंट्स दोनों अपना इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिए जो अंदाज़ा कदर है वो पोर्टफोलियो कहलाता है, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही होगा। पढ़ने के इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को किस पे तवज्जो देनी चाहिए? तो पढ़ने में दुरुस्तगी पर एक टीचर को स्टार्टिंग दौर में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 59, तकसीरी ज़हानत का नज़रिया यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? तो हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। मुशाहिदे की कुल कितनी किस्में हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, मुशाहिदे की यानी कि ऑब्जर्वेशन की, अवलोकन की कितनी किस्में हैं कमेंट में आप जवाब लिखेंगे। चलो, उम्र के उस मरहले की निशानदही कीजिए जिसमें एक बच्चा कोई ज़बान दीगर मराहिल के मुकाबले में आसानी से सीख सकता है, वो कौन सी उम्र है? तो 8 साल की उम्र से पहले बच्चा कोई ज़बान दूसरे मराहिल के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, यानी कि ऑप्शन भी हमारा ज़्यादा मुनासिब है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये एक अनऑफिशियल आंसर की थी, इसमें रद्द बदल मुमकिन है। 100% श्योरिटी के लिए हमें वेस्ट बंगाल टेट की ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करना होगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।